फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के रेगिस्तान से होती है, जहां 3 आर्कटिक साइंटिस्ट क्लाइव, पॉल, हार्वे प्राइवेट कंपनी इलैंड के लिए उस रेगिस्तान में किसी खजाने की खोज में आए हुए हैं, जहां उन्हें एक अंडे के आकार की एक बलुआ चट्टान दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद यही वो दफन खजाना है जिसकी तलाश उन लोगों को है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस चट्टान को हथौड़ी की मदद से तोड़ते हैं तो उसमें से एक क्रीचर उन पर हमला कर देता है और वे तीनों साइंटिस्ट उस क्रीचर के द्वारा वहीं पर मारे जाते हैं। अगले सीन में हम 2 साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक स्पेसशिप ट्रायल रूम में फंसे हुए हैं, जहां का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच लैब में उपस्थित डॉक्टर जैक उन दोनों साइंटिस्ट को अपनी स्किल से बचा लेता है, जिसमें उसका साथ उसकी असिस्टेंट देती है और जैक का बॉस उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे एक मिशन देता है जिसमें उसे किसी खजाने की खोज में फील्ड पर जाना है, जहां उसके साथ कुछ और भी साइंटिस्ट होंगे और उसके साथ रहेंगे। अब वो सभी लोग इलैंड नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो तीनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे और वो उस क्रीचर के द्वारा मारे गए। आगे हम देखते हैं कि जैक उस डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहां उसे एक बुढ़ा आदमी टिनॉल ड्रिंक पिलाता है क्योंकि उस रेगिस्तान में जैक का गला सूख रहा था। तभी वहाँ कार्ल नाम का एक कमांडर आता है जो उसे उस बेस पर ले जाता है जहाँ से वो सभी लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। रिसेप्शन पर जॉन नाम का एक आर्कटिक साइंटिस्ट का कमांडर भी होता है और मिकी नाम की एक लेडी जैक के सामान और पासपोर्ट को चेक करती है। तभी वहाँ टाइटस नाम का एक बंदा आता है जो एक स्नेक को पकड़ कर लाया है। मिकी को जैक के सामान में एक छोटा सा बैग भी दिखता है, लेकिन जैक उसे पर्सनल बताता है और उसे ना चेक करने को कहता है। जैक के बैग से एक अंडरग्राउंड वाटर को चेक करने वाली मशीन भी मिलती है जो किसी भी डेंजर चीज को डिटेक्ट कर लेती है और इस मशीन की सहायता से 100 फीट नीचे तक के पानी का पता लगाया जा सकता है। अब मिकी जैक को लेकर उसे डेजर्ट की तरफ जाते हैं, जहां वो अपने साथ खाने पीने का सामान और बहुत सारा पेट्रोल ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उस डेजर्ट में बहुत दूर तक जाना है। अब क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने साथियों को ढूंढने के लिए कितना भटकना पड़ सकता है, जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, यानी कि वो तीनों साइंटिस्ट जो उस क्रीचर के द्वारा मारे गए थे। इस मिशन के लिए उनके साथ टाइड्स, कॉल, मेगडा, कार्ड भी उनके साथ गए हुए हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ट्रक नजर आता है जो उनके अपने साथी का था, जो यहाँ पर पहले खजाने की खोज में आए हुए थे, जहाँ उन्हें 2 डेड बॉडीज भी दिखाई देती है जो पूरी तरीके से सड़ चुकी है और उन्हें पहचाना भी नहीं जा रहा, जिनकी मौत 6 से 7 घंटे पहले हुई है। लेकिन कार्ल उन्हें पहचान लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उनमें से बचे हुए एक साइंटिस्ट हार्वे ने ही खजाने के लालच में उनको मार दिया है। तभी टाइड्स उन्हें रेगिस्तान की दूसरी ओर बुलाता है, जहाँ उन्हें 2 आदमी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये निशान हार्वे के ही है जिसने पॉल और क्लाइव को मारा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चलते हैं, एक पैर के निशान गायब हो जाते हैं और जैक की मशीन किसी खतरे को भांप लेती है और वो उस मशीन के डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि इतने बड़े डेजर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसे देखकर टाइट्स को किसी जादू टोने का एहसास होता है। वो अपनी पॉकेट से एक लॉकेट को निकालता है जो उसे एक बूढ़े आदमी ने दिया था। वो सभी लोगों को वहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि उसे यहाँ किसी अनजान खतरे का एहसास पहले ही हो चुका था। शायद उसे पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लोग वापस से अपने बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं और कॉल अपने सुपीरियर जॉन से फॉरेंसिक टीम को भेजने को कहता है, जिन्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तभी उन्हें एक कंकाल नजर आता है जिसे कर्ट पहचान लेता है क्योंकि हार्वे का एक एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण उसके एक पैर में प्लेट्स लगी हुई थी। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सभी मर्डर हार्वे ने नहीं किए हैं क्योंकि हार्वे खुद मारा जा चुका है। अब कार्ल अपने साथियों के कातिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मेगडा रात होने के कारण ड्राइव नहीं कर सकती थी, इसलिए वो लोग रात उसी जगह ठहरने का सोचते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जैक अपनी किस्मत को कोसता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो फील्ड पर काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि उसके साथ इस ट्रिप पर एक चीज अच्छी हुई और वो है कि उसे मिक्की मिली। आगे जैक उसे डेजर्ट में स्केटिंग करने लगता है, तभी वहाँ मिक्की आ जाती है और उसे उसकी मशीन के बारे में बताती है जो बहुत देर से आवाज कर रही थी। मिक्की जैक को पसंद करने लगी है और उसके करीब आने लगती है। जैक मिक्की से कार्ल और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिक्की उसे बताती है कि वो पहले कार्ल को पसंद करती थी और अब जैक उसे बताता है कि वो काम में इतना बिजी रहता है कि वो किसी अदर इमोशन के बारे में सोच भी नहीं पाता। अब मिक्की सोने के लिए चली जाती है, तभी जैक की मशीन फिर से किसी खतरे को भांप लेती है। अब जैक अपने आसपास देखता है, तभी जैक को एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर जैक डर जाता है और सभी लोगों को उस बारे में बताता है। लेकिन कार्ल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये अफ्रीका है, यहाँ पर बहुत
बहुत से ऐसे जानवर है जो इस डेजर्ट में रहते हैं। तभी मिकी देखती है कि हार्वे की बॉडी वहाँ से गायब है और अब कार्ल जैक को इन सब का जिम्मेदार मानता है और उसे लगता है कि जैक उन सभी लोगों के साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जैक उनसे कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो उन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर आया है, ना कि उनके साथ मजाक करने। तभी टाइड्स उन लोगों को एक क्रीचर के बारे में बताता है जो बहुत साल पुरानी है और उसके क्लैन में वही अकेली बची हुई है और अब वो इसी अफ्रीकन डेजर्ट में रह रही है और वो अपने शिकार की सिर्फ हड्डियां ही पीछे छोड़ती है। लेकिन कार्ल टाइड्स की इन सब बातों को मनगढ़ंत कहानियां बताता है और वो इस बार भी टाइड्स की इस बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये हरकतें किसी कातिल की है। तभी कार्ल को फुटप्रिंट नजर आते हैं जो कार्ल को उसी कातिल के लगते हैं और जिसके बाद कार्ल उसे ढूंढने के लिए मेगड़ा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है। लेकिन ड्राइवर रात होने के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसी कारण वो सुबह होने पर आगे बढ़ते हैं, जहां अब वो लोग उन्हीं फुटप्रिंट्स की मदद से आगे बढ़ते हैं। कार्ल को एक अजीब सा कातिल नजर आता है जिसे वो स्नाइपर से मार गिराता है, लेकिन वो एक मिट्टी की तरह भरभरा कर गायब हो जाता है। वो सभी लोग उसके पास जाते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ अपने दोस्तों के कंकाल मिलते हैं जिन्हें वो अब ट्रक में रख लेते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैक को पता है कि इन सभी कातिलों के बारे में टाइड्स को पता है। अब टाइड्स जैक को बताता है कि जब वो छोटा था तब वो इस तरह की स्थिति से गुजर चुका है क्योंकि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी भी सिर्फ हड्डियां ही मिली थी। यह कोई कातिल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर क्रीचर है। अब सभी लोग ट्रक में बैठ जाते हैं। अब जैसे ही मेगड़ा ट्रक को स्टार्ट करती है तो ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं। अब कार्ल बताता है कि उस ट्रक को ठीक करने में उन्हें 2-3 हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि उस ट्रक की सारी वायरिंग जल चुकी थी। मिक्की बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाता और अब वो लोग रास्ता भी भटक चुके थे और उनका ट्रक भी खराब है। ये देख जैक बहुत ही निराश हो जाता है और उन्हें यहाँ से किसी भी तरह निकलने के लिए कहता है। मेगड़ा जैक को यकीन दिलाती है कि उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम 1-2 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए हमारे पास खाने पीने की सारी चीजें हैं जिससे हम आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। अब सारे लोग वहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं और अपनी रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन एक रात हम देखते हैं कि कार्ल अपनी स्लीपिंग बेंच में सो रहा होता है। तभी टाइड्स को जैक की मशीन से बीप सुनाई देती है और वो कार्ल के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है और वो क्रीचर कार्ल को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे भी एक कंकाल बना देता है। लेकिन इसी बीच टाइड्स को भी क्रीचर घायल कर देता है, लेकिन बाकी के लोग उसे बचा लेते हैं और उसे ट्रक में बैठा देते हैं। अब वो क्रीचर अपने छोटे छोटे ब्लैक कणों में बदल चुका था और वो सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कार्ल उस पर गोलियों से हमला करता है ताकि वे आगे ना बढ़ पाए, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। अब कार्ल उसे पेट्रोल की मदद से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेगड़ा कार्ल को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानता। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि क्रीचर पेट्रोल के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके बाद जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल को छिड़क देता है। लेकिन तभी क्रीचर कार्ल के कंकाल को यूज कर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी कार्ल उसे बंदूक से शूट करने लगता है। जैक उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी मिकी उन दोनों को हालात के बारे में बताती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से नहीं झगड़ना चाहिए बल्कि हमें इस क्रीचर से लड़ना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सुबह होने पर पैदल ही मदद के लिए जाएंगे और मेगड़ा घायल टाइड्स के पास रुकने का कहती है और कार्ल, मिकी और जैक वो तीनों मदद के लिए सुबह निकल पड़ते हैं और उनके पास कुछ सामान भी होता है जिसमें पेट्रोल कैन और कुछ खाने पीने की चीजें होती है। अब थोड़ी दूर चलने पर उनका सामना एक रेतीले तूफान से होता है जिससे वो किसी तरह एक दूसरे को पकड़कर बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच जैक की मशीन टूट जाती है और कुछ पेट्रोल भी वहीं पर गिर जाता है। अब रात हो जाती है और वो सभी लोग एक पेड़ के पास रुक जाते हैं जहाँ जैक बचा हुआ पेट्रोल उनके चारों ओर छिड़क देता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर मेगड़ा के सिर को असेंबल कर वहाँ पर आ जाता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि मेगड़ा भी अब मारी जा चुकी है और वो क्रीचर उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो पेट्रोल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। अब सुबह होने पर उन्हें वो ट्रक दिखाई देता है जो उनके साथियों का था, जिन्हें उस क्रीचर ने सबसे पहले खत्म किया था और उनको वहाँ पर वो बलुआ चट्टान भी दिखाई देती है जो खोखली हो चुकी है, जिसे देख जैक समझ जाता है कि टाइड्स ने जो कहा था वो सब कुछ सही था। उस क्रीचर का अस्तित्व सच में था और वो इसी डेजर्ट में रहकर लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ पर बेस कमांडर जॉन आ जाता है जो वहाँ पड़ी लाशों को देखकर उन तीनों पर शक करता है और उसे लगता है कि उन्होंने खजाने के लालच में अपने साथियों को खत्म किया है। लेकिन वो तीनों लोग उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, लेकिन कमांडर उनकी कोई भी बातें नहीं सुनता और उन्हें गन
पॉइंट पर रखकर अपने साथ बेस ले जाने लगता है। लेकिन वो तीनों अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बात करते हैं और उस क्रीचर को खत्म करने का सोचते हैं, क्योंकि वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस कारण वो क्रीचर को खत्म करने का सोच कार्ल जॉन पर गाड़ी की खिड़की से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर अपने साथ माइन की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो लोग एक लिक्विड एक्सप्लोजन से उस क्रीचर को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। उस माइन में कार्ल को वो क्रीचर दिखाई देता है जिसे वो अकेले ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर कार्ल को जख्मी कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी जैक उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कार्ल को बचा लेता है। कार्ल जैक को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी वो क्रीचर फिर से कार्ल पर अटैक कर देता है और उसका पैर पकड़कर उसे माइन के अंदर खींचने लगता है, लेकिन जैक और मिकी उसे पकड़ लेते हैं। अब कार्ल उनका हाथ छोड़कर उसके साथ माइन में गिर जाता है और वो लिक्विड एक्सप्लोजिव से खुद को खत्म कर लेता है। तभी वहाँ जैक को उस क्रीचर का अंडा दिखाई देता है और तभी वहाँ पर और क्रीचर आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन जैक समझ जाता है कि इन अंडों की वजह से ही ये क्रीचर जिंदा है। जिसके बाद जैक उन अंडों पर चाकू से हमला कर देता है और उसके साथ क्रीचर भी खत्म हो जाता है और वो दोनों उस माइन से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। अब वो बाहर आकर देखते हैं कि जॉन, जिसे उन लोगों ने माइन के बाहर छोड़ा था, उसे भी उस क्रीचर ने खत्म कर दिया है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ मिकी अकेले ही गाड़ी में जा रही है और उस गाड़ी में हमें एक अंडा दिखाई देता है जिसे मिकी अपने शहर ले जा रही है, यानी कि एक और क्रीचर उस अंडे में है और मिकी उसे गलती से अपने शहर ले जा रही है, जिसका परिणाम क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।